Now, let us continue the follicular development. ये oogonia, that is the stem cells of ova from which the ova is produced. Here is the primordial follicles which is present in pre-puberty stage. Single layer of follicular cells which surrounds the oogonia, which grows in size and convert into primary oocyte. And this primary oocyte undergoes first meiotic division, and due to oocyte maturation factor which is incised from these follicular cells, the first meiotic division is arrested in prophase 1 stage, in diplotin stage, and these primordial follicles will remain in the ovary of female child up to the onset of puberty, and during which period the local androgenous hormones convert these primordial follicles into primary follicles. And with the onset of puberty, means with the onset of menstrual cycle, under the influence of FSH and LH, further development of these follicles starts, and it convert into primary, secondary and tertiary follicles. First of all, remember one thing: when the puberty starts, approximately 6 to 12 primary follicles start developing, and from these 6 to 12 primary follicles, only 1 or 2 secondary follicles are developed, and from 1 or 2 secondary follicles, only single tertiary follicles and single mature follicles will be produced. ऐसा क्यों होता है, ये सब हम इस फॉलिकल के डेवलपमेंट में देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं. इन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं. Here are the detailed structure of primordial follicles and early primary follicles. This is the early primary follicles. तो यहाँ पर आपको ये follicular cells की लेयर दिख रही है बेटा. ये रही follicle cells, single layer, which is initially flat squamous cells that convert into columnar cells later on after the puberty before the puberty. In embryonic stage, these are flat squamous cells. And inside these single layer of follicular cells, the oogonia in initial stage is present, which grows in size and convert into the primary oocyte. तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी oocyte अंदर, और ये आप बाहर देख पा रहे हैं. अच्छा, ये फॉलिकल कहाँ होती हैं? तो हमने पढ़ा था ओवरी के कॉर्टेक्स में, और ओवरी के जो टिश्यूज़ होते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बीच में, उनको हमने कहा था स्ट्रोमा सेल्स, और इन स्ट्रोमा सेल्स के बीच में फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं. तो बेटा जो फाइब्रस टिश्यूज़ और स्ट्रोमा सेल्स की थिन लेयर इस फॉलिकल सेल्स के बाहर आप देख पा रहे हैं. ये तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं फॉलिकल सेल्स के बाहर, ये स्ट्रोमा सेल्स हैं, और इन स्ट्रोमा सेल्स के बीच में स्लाइट फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं. ये है आपका प्राइमोडियल फॉलिकल्स. हमने पढ़ा था प्राइमोडियल फॉलिकल की संख्या इनिशियल स्टेज पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 7 मिलियंस होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ इन बोथ ओवरी 4 lakhs ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट. इसका मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर बेटा प्यूबर्टी तक पाए जाते हैं, लेकिन प्राइमोडियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कब तक होता है? 25th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ दिस इज अर्ली फॉलिकल्स. ये अर्ली फॉलिकल्स है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स, एंड दिस इज द लेट प्राइमरी फॉलिकल्स. ये लेट प्राइमरी फॉलिकल्स हैं. इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं. ये देखें, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स. यहां पर ये डेंस होती जाती है लेयर, और ये कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे
which were previously flat cuboidal or squamous cells, which now converts into columnar cells. Okay, and अभी हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने अभी आपको बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने पर 4 to 5th डे गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन और एफएसएच का लेवल फीमेल ब्लड में बढ़ने लगता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच नाउ दीज फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग. ये फॉलिकल ग्रो करती है, और एफएसएच के इन्फ्लुएंस में इन फॉलिकल्स में ये जो फॉलिकुलर सेल्स है विच इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है. ये आप देखें, ये और ये मल्टीप्लाई होकर, ये देख पा रहे हैं आप, सेवरल सेल्स, बहुत सारी सेल की लेयर बन जाती है. इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच. ये यहाँ पर, और आप देखें मल्टी लेयर्ड बन गई, और इन्हीं को आप ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं. ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये रही ग्रेन्युलोसा सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स. ग्रेन्युलोसा सेल्स. ओके, और बाहर ये आपके डेवलप हो रही है बेटा थीकल फॉलिकुलाई. थीकल फॉलिकुलाई का मतलब होता है, एक तो ये स्टोमा सेल्स की लेयर अंदर की तरफ यहाँ पर इस ग्रेन्युलोसा सेल के बाहर, और इस ग्रेन्युलोसा सेल्स के बाहर स्टोमा सेल्स, और स्टोमा सेल्स के बाहर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप थीकल फॉलिकुलाई कहते हैं. तो आपको याद रखना है कि थीकल फॉलिकुलाई का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है. ये सेकेंडरी फॉलिकल्स आप देख रहे हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका फॉलिकुलाई स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना. लेकिन एक विशेष बात और याद रखिएगा, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में एक और चेंज होता है इस ड्यूरेशन में, और ये एफएसएच इन ग्रेन्युलोसा सेल्स पर एक्ट करते हैं, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स में, और इनमें माइटोटिक डिवीजन कॉज करते हैं. और दूसरा, इन्हीं एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अंदर प्राइमरी oocyte है, ये इस प्राइमरी oocyte में से एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जो यहां पर ये येलोइश लाइन दिख रही है, येलोइश कलर, ये है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन. जो सब्सटेंस प्राइमरी oocyte से सिक्रीट हुआ था, उसकी एक लेयर डेवलप हो जाती है अराउंड द प्राइमरी oocyte एंड बिटवीन द ग्रेन्युलोसा सेल्स. ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं और ये प्राइमरी oocyte है. तो इन ग्रेन्युलोसा सेल्स और इन प्राइमरी oocyte के बीच में ये येलो जो लेयर दिख रही है, ये बेटा जोना पेलिसुडा है. तो जोना पेलिसुडा का फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा के बीच में. ओके, और इन मल्टी लेयर्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर को अब मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं. ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहलाती है, और इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स को अब ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं. और ये जोना पेलिसुडा का फॉर्मेशन हो गया. तो जोना पेलिसुडा किसका सिक्रीशन है? oocyte का. किसके इन्फ्लुएंस में सिक्रीट होना चालू हुआ? तो आप कहेंगे किसके? तो आप कहेंगे एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में oocyte जोना पेलिसुडा का सिक्रीशन करते हैं. और जोना पेलिसुडा का केमिकल नेचर कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन. यहां पर आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है क्लियरली, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं बेटा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जोना पेलिसुडा, ये वाली लेयर येलो कलर की डार्क है ना, ये जोना पेलिसुडा, ये दिख रही है जोना पेलिसुडा, और ये अंदर आपको दिखाई दे रहा है oocyte. ये oocyte है, oocyte के बाहर ये जोना पेलिसुडा और ये बाहर ग्रेन्युलोसा. तो oocyte और ग्रेन्युलोसा दोनों के बीच में होती है ये जोना पेलिसुडा. ओके, और ये लेट प्राइमरी फॉलिकल्स है. इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स में जोना पेलिसुडा डेवलप हो गया. एक ये चेंज आपको देखना है. साथ में लेट जो फॉलिकुलर, लेट जो प्राइमरी फॉलिकल्स की स्टेज है, इसमें थीका फॉलिकुलाई का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. स्टोमा सेल्स और फाइब्रस टिश्यू की लेयर थिक होने लगी. अब आगे, अब हम अगली स्टेज पर चलते हैं, और जो अगली स्टेज है, ये अगली स्टेज है आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स की. ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है सेकेंडरी फॉलिकल्स.
ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है और ये टर्शरी फॉलिकल्स, या इसी को आप स्लाइड चेंज के बाद मैच्योर फॉलिकल्स कह सकते हैं, और टर्शरी फॉलिकल्स को ही ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स और प्राइमरी फॉलिकल में जरा बेसिक अंतर देखें। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में फर्दर ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, दे अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स मल्टी लेयर्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स लेयर। तो यहाँ साइज बड़ा हो गया ये। और साथ में आप एफएसएच के इन्फ्लुएंस में देखेंगे कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग अ लिपोप्रोटीन सब्सटेंस। एक लिपोप्रोटीनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और ये लिपोप्रोटीनस सब्सटेंस मीन्स लिक्विड सब्सटेंस इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के बाहर स्पेस में ऑक्यूपाई होने लगता है, और इस तरीके की छोटे छोटे लिक्विड फील्ड पाउचेस आपके बनने लगते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में। एक मेजर चेंज ये हुआ। और साथ में मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल में इसकी थिकनिंग चालू हो गई थी ग्रेन्युलोसा सेल्स के बाहर। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं एक ब्लू कलर के सेल्स हैं, ये तो आपको दिख रहे हैं हल्के ग्रीनिश, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, और ये बाहर ब्लूइश डार्क जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं स्टोमा सेल्स। तो स्टोमा सेल्स ओवेरियन सेल्स थे, इसकी लेयर एक डेवलप हो गई, इसी को बेटा थीका इंटरना कहते हैं। और फाइब्रस टिश्यू की लेयर, ये बाहर फाइब्रस टिश्यू की लेयर इसके बाहर डेवलप हो जाती है, और इन्हीं फाइब्रस टिश्यू की बाहर की लेयर को थीका एक्सटर्ना कहते हैं। तो इन दोनों लेयर को मिलाकर थीकल लेयर कहते हैं। तो थीकल लेयर में इंटरनल लेयर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना कहलाती है। तो थीका एक्सटर्ना फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और जो थीका इंटरना होती है ये स्टोमा सेल्स की बनी होती है। और हमने पढ़ा था कि ओवरी में ये स्टोमा सेल्स ईस्ट्रोजन के सोर्स होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि थीका इंटरना विच इज मेड अप ऑफ स्टोमा सेल्स आर द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर ये दिखाई दे रहा है बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स, और ये दिख रहे हैं स्टोमा सेल्स। स्टोमा सेल्स की इस लेयर को क्या कहा था हमने? थीका इंटरना। तो ये दिख रही है आपको थीका इंटरना, ये थीका इंटरना, और इसके बाहर ये फाइब्रस टिश्यू की लेयर ये है थीका एक्सटर्ना। ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल को आप कैसे पहचानेंगे? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यहां पर, लेकिन पूरी तरीके से ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। वेल ऑर्गेनाइज्ड अभी नहीं हुआ है। वेल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ होगा? टर्शरी फॉलिकल्स में। ओके, टर्शरी फॉलिकल में वेल डिफाइंड थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर फॉर्मेशन हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स से लिपोप्रोटीनस जो सब्सटेंस हैं ये स्टार्ट हो गए थे सिक्रीट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। ये एक चेंज मेजर देखने को मिलेगा, लेकिन इस oocyte में कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने देखा था प्राइमोडियल फॉलिकल में भी प्रोफेस 1 स्टेज में oocyte था, प्राइमरी फॉलिकल में भी oocyte प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में होता है, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी प्राइमरी oocyte प्रोफेस 1 स्टेज में ही होता है। और ये जो टर्शरी फॉलिकल्स है इसमें भी जो प्राइमरी oocyte होता है ये प्राइमरी oocyte प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में ही होता है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये जो फॉलिकल है, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, ये लिक्वर फॉलिकुलाई बेटा, वो जो लिक्विड फ्लूइड होता है जो लिपोप्रोटीनस नेचर का था उसे हम लिक्वर फॉलिकुलाई कहते हैं। तो लिक्वर फॉलिकुलाई फील्ड एक लार्ज कैविटी बन जाती है। मतलब ये जो लिक्विड फ्लूइड था जो ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा सिक्रीट हो रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये फ्लूइड लगातार बढ़ता जाएगा, और इसकी इंक्रीज क्वांटिटी होने के कारण ग्रेन्युलोसा सेल्स में ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। बेटा ये जो पूरी स्पेस दिख रही है वाइट, इसको एंट्रम कहते हैं, इस स्पेस को ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में। और इसी स्पेस में जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको लिक्वर फॉलिकुलाई कहते हैं, जिसका केमिकल नेचर लिपोप्रोटीन होता है। तो ये एंट्रम का जो फॉर्मेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का, ये टर्शरी फॉलिकल की पहचान है। और जब टर्शरी फॉलिकल्स की दूसरी पहचान होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड थीका इंटरना
और थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन। हमने पढ़ा था थीका इंटरना किसका सोर्स है? ईस्ट्रोजन का। चलिए अब हम इसमें हार्मोन के इन्फ्लुएंस को डिटेल में देखते हैं, लेकिन इससे पहले टर्शरी फॉलिकल में एक और कुछ चेंजेस को हम यहां पर देख लें कि टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या अंतर है। टर्शरी फॉलिकल में सबसे पहले तो जो एंट्रल कैविटी थी वो इंक्रीज हो गई थी। दूसरा जो लिक्वर फॉलिकुलाई था उसमें वो बढ़ गया था, और जो वॉल थी फॉलिकल की, ये देखिए वॉल, ये फॉलिकल की वॉल, ये फॉलिकुलर सेल थी ना, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये थिन हो गई बेटा। पहले कैसी थी? थिक, ये थिक थी यहां पर, अब ये कैसी हो गई? थिन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का, ठीक है। तो वॉल ऑफ फॉलिकल बिकम्स थिन। और देखो जरा, ये ऊसाइट पहले सेंटर में था, अब ये देखिए ये पूरा एक किनारे पर आ गया, ई सेंट्रिक हो गया पोजीशन। तो ऊसाइट की जो प्राइमरी ऊसाइट है इसकी पोजीशन ई सेंट्रिक हो जाती है एंड सराउंडेड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये एक स्पेसिफिक, जरा देखें, ये प्राइमरी ऊसाइट है और प्राइमरी ऊसाइट के बाहर बेटा ये जोना पैलिसुडा, और जो इस जोना पैलिसुडा के चारों ओर माइटोटिकली डिवाइड होकर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स, सम ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स सराउंड्स and arranged radially around the zona pellucida and these turns into the columnar cells। मतलब कि रेडियली इस जोना पेलुसिडा के चारों ओर ये ग्रेनुलोसा सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होकर कॉलुमनर सेल्स की एक सिंगल लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं जोना पेलुसिडा के चारों ओर। उन्हीं को आप कोरोना रेडिएटा कहते हैं। Here is a कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा दिख रहे हैं। तो कोरोना रेडिएटा सेल्स कॉलुमनर सेल्स होते हैं और इन कॉलुमनर सेल्स की एक सिंगल लेयर जोना पेलुसिडा के चारों ओर यहां अरेंज हो जाती है। अंदर ये प्राइमरी ऊसाइट है, फिर जोना पेलुसिडा और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, और इसके बाहर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर दिख रही है जो इस प्राइमरी ऊसाइट सेल्स को पूरी तरीके से कवर्ड किए हुए है। इसको आप क्यूमुलस ओफोरिकस कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरिकस। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं विच इज सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte इज कॉल्ड एज क्यूमुलस ओफोरिकस और ओवेरिकस। ऊफोर कहते हैं बेटा ओवरी को, चाहे आप ओवेरिकस कह दो चाहे ओफोरिकस कह दो। तो क्यूमुलस ओफोरिकस ये ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाते हैं। लेकिन आप यहां पर ये देख पा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स आपको दिख रहे हैं जो कि इस प्राइमरी oocyte को फॉलिकल की वॉल, ये फॉलिकल की वॉल है बेटा, इस फॉलिकल की वॉल से अटैच रखते हैं। दोज ग्रेनुलोसा सेल्स विच अटैचेस द प्राइमरी oocyte विद द वॉल ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड एज ए क्यूमुलस डिस्कस प्रोलीजरस और जर्म हिल सेल्स। इन्हीं को डिस्कस प्रोलीजरस या जर्म हिल सेल्स कहते हैं। तो ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये डिस्कस प्रोलीजरस सेल्स हैं या जर्म हिल सेल्स हैं जो प्राइमरी oocyte को इस फॉलिकल की वॉल से अटैच रखने में मदद करते हैं। तो ये आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल और प्राइमरी और प्राइमोडियल फॉलिकल के बीच में डिफरेंसेस देखे। इनके बेसिस पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल की संख्या ओवरी में वैसे तो हमने पहले बता दी थी, फिर एक बार याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो प्यूबर्टी के समय पर एक फीमेल चाइल्ड में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उनकी संख्या 60 से 80 हजार होती है एक ओवरी में। तो दोनों ओवरी में मिलाकर 1,20,000 to 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन बोथ ओवरी। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आप ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स लोकल एंड्रोजन की प्रेजेंस में आफ्टर प्यूबर्टी कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्राइमरी फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4th to 5th डे में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH स्टार्ट डेवलपिंग इनटू लेट फॉलिकुलर स्टेज।
अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो FSH है, इस FSH का एक्शन इन सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स पर होता है और ये सिंगल लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होकर मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब इनको ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। दीज फॉलिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो मल्टी लेयर्ड हो गई फॉलिकुलर सेल्स, एक चेंज हुआ। और साथ में हमने पढ़ा था कि बाहर इनका जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इसके चारों ओर जो ओवेरियन टिश्यूज होते हैं वो इसके ऊपर कंडेंस्ड होते हैं। तो स्टोमा सेल्स और फाइब्रस टिश्यू की लेयर इसके चारों ओर डेवलप होना चालू हो जाती है, जिसको हमने थीकल फॉलिकुलाई कहा था। तो यहां पर थीकल फॉलिकुलाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इन फॉलिकल के डेवलपमेंट में प्राइमरी फॉलिकल से लेट जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, इसके फॉर्मेशन में क्या FSH का रोल है और LH का रोल है, तो आप कहेंगे यस, FSH and LH both is having a role in the formation of early primary follicles and late primary follicles. Means in between primary follicle and late primary follicles. तो FSH का एक रोल तो आपको पता चल गया, ग्रेन्युलोसा सेल्स को मल्टी लेयर्ड लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इन FSH और LH का दूसरा रोल देखें, खासकर LH का। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जरा देखें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रोल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्राइमरी से लेट फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल के बीच में भी ये रोल सेम होता है। तो हम एक साथ इनको देखने जा रहे हैं, चाहे इस स्टेज में या इस स्टेज में या इस स्टेज में सेम प्रोसेस होती है। यहां पर सेम LH और FSH का रोल होता है। और ये NCERT में भी दिया है, इसे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, तो ध्यान से यहां समझने की कोशिश करें। जरा देखिए, यहां पर अभी आपने देखा था कि इस फॉलिकल्स में दो सेल्स थे, एक अंदर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स और बाहर ये स्टोमा सेल्स की लेयर थी, या इन्हीं को आप थीकल सेल्स कहते हैं। ये थीकल स्टोमा सेल्स की लेयर को क्या कहा था? थीकल लेयर, थीका इंटरना, तो इसीलिए इनको थीकल सेल्स भी कहते हैं। तो यहां ये लिखे हुए थीकल सेल्स, तो थीकल सेल्स मींस स्टोमा सेल्स, और इनके नीचे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। तो जो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये थीकल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन्स में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे, LH के इन्फ्लुएंस में थीकल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल गेट कन्वर्टेड इनटू एंड्रोजन्स, एंड दीज एंड्रोजन्स नाउ डिफ्यूजेस इनटू द ग्रेन्युलोसा सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द थीकल सेल्स। ओके, एंड दिस एंड्रोजन्स is now converted into the estrogen under the influence of FSH. ये FSH एरोमेटेज हार्मोन, एरोमेटेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, और ये एरोमेटेज एंजाइम एंड्रोजन्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये ईस्ट्रोजन, यहां पर आप देखें, ये ईस्ट्रोजन इस स्टेज में भी, यहां से भी, और यहां कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, और कंटिन्यूसली फीमेल के ब्लड में इसका लेवल बढ़ रहा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूसली फीमेल के ब्लड में इसका लेवल क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ओके, अब जरा यहां देखें, जब कंटिन्यूसली ईस्ट्रोजन का लेवल यहां बढ़ता है, तो ये देखिए, ये ईस्ट्रोजन ये ब्लड में जा रहा है। तो जब मिड फॉलिकुलर फेज होती है, आपको याद है ना, अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये कौन सी फेज चल रही है बेटा? फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डेज के बीच में फॉलिकुलर फेज होती है? 6 to 14th डे के बीच में। अब हम 6 to 14 डे के बीच के मिड साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब मिड फेज की, मिड फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे हैं। तो मिड फॉलिकुलर फेज में बेटा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है लगातार। ईस्ट्रोजन कब बढ़ता है? जब FSH और LH
रोल प्ले करते हैं। और इस इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन के कारण, ये जो इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन है मिड फॉलिकुलर स्टेज में, ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो ये अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं एफएसएच और एलएच पर। तो बेटा ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस के जो न्यूरल सिग्नल्स थे ये स्टॉप होंगे, जिससे कि गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप होगा। और इस प्रकार से ये गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे थे, इनका स्टिमुलेशन रुकेगा। और एज अ रिजल्ट जो एफएसएच का लेवल है और जो एलएच का लेवल है वो स्लाइटली फॉल होना चालू होगा। एंड मेनली विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर फेज? तो आप क्या बोलेंगे? एफएसएच। ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा था फॉलिकुलर फेज में, मल्टीप्लिकेशन करने में और ईस्ट्रोजन के रिलीज होने में? एफएसएच। तो मेन प्रिंसिपल हार्मोन कौन है बेटा फॉलिकुलर फेज का? तो आपका आंसर होगा एफएसएच इज द प्रिंसिपल हार्मोन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो इस एफएसएच का लेवल या इसका कॉन्सेंट्रेशन फीमेल के ब्लड में अब डिक्रीज होना चालू हो जाएगा मिड फॉलिकुलर फेज में। ओके, तो यहां पर जब ये एफएसएच का लेवल कम होना चालू होता है तो इसके कारण क्या होगा जरा देखिए। ड्यू टू द डिक्रीज्ड एफएसएच कॉन्सेंट्रेशन विद राइजिंग ईस्ट्रोजन concentration is thought to play a role in selection of the dominant follicle। अब यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, मैंने आपको बताया था कि 6 से 12 6 to 12 follicles primary follicles start developing but only single tertiary follicle or single graphene follicles get developed और secondary follicle भी single होता है। इसका मतलब यहां पर जो मल्टी फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था, ये मल्टीपल फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट था ये रुक जाता है ड्यू टू डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच। यहां एफएसएच का लेवल बेटा घट रहा है ना, तो इस दौरान जो एफएसएच का लेवल ईस्ट्रोजन के इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन के कारण, नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच का लेवल यहां पर जब फॉल होता है तो जो मल्टीपल फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। और इनमें से जो सबसे बड़ी फॉलिकल होती है, जो डोमिनेंट फॉलिकल होती है, उस पर सेवरल एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जो डोमिनेंट फॉलिकल है इट स्टिल स्टेज अबव द एफएसएच थ्रेशोल्ड एज इट इज हैविंग द मोस्ट एफएसएच रिसेप्टर्स due to which it remains most sensitive to the FSH and produces most estrogen. It is then less sensitive to the decline FSH concentration। मतलब FSH के घटने पर ये जो लार्ज फॉलिकल होती है, जो डोमिनेंट फॉलिकल होती है, ये FSH के डिक्लाइन होने पर भी बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग FSH के लिए सेंसिटिव नहीं होती और ये कंटिन्यूसली ग्रो करती है। इसीलिए केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो ग्रो करता है कंटिन्यूसली, लेकिन जो रिमेनिंग फॉलिकल्स होते हैं बेटा वो एफएसएच की शॉर्टनिंग के कारण, एफएसएच के कॉन्सेंट्रेशन के डिक्लाइन होने के कारण डीजनरेट हो जाते हैं। और बेटा इन फॉलिकल्स के डीजनरेशन को एट्रीसिया कहते हैं और डीजनरेटेड फॉलिकल्स को एट्रिटिक फॉलिकल कहते हैं। डीजनरेटेड फॉलिकल्स आर कॉल्ड एज एट्रिटिक फॉलिकल्स। और एफएसएच का जो लो कॉन्सेंट्रेशन होता है नेगेटिव ईस्ट्रोजन के फीडबैक के कारण, इसका एक और इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो डोमिनेंट फॉलिकल्स होते हैं इनके ऊपर जो एलएच रिसेप्टर्स होते हैं ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं। और अभी हम देखेंगे कि जब इस फॉलिकुलर फेज का एंड होता है और टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूलेटरी फेज इंड्यूस होती है, तो इस दौरान एलएच सर्ज होता है, मतलब एलएच का लेवल बढ़ता है। लेकिन ये जो एलएच का लेवल है इसके बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज ईस्ट्रोजन का
पॉजिटिव फीडबैक होता है। मतलब ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल है ये कंटिन्यूसली ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, और तो एक क्रिटिकल लेवल ईस्ट्रोजन का इंक्रीज होने पर सडनली ऑन 13 to 14th डे के बीच में जब ईस्ट्रोजन का सडन राइज होता है ये एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, जब ईस्ट्रोजन क्रिटिकल लेवल को भी क्रॉस कर देता है, जब एक क्रिटिकल लेवल तक इंक्रीज हो जाता है, तो इसका पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव फीडबैक, तो ये जो इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन है ये इन न्यूरोनल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और ये न्यूरोनल सेल्स किस पैक्टिन नामक न्यूरोनल पेप्टाइड्स होते हैं उनके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, और इनके स्टिमुलेशन से गोनाडोल रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोपिन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि एफएसएच और एलएच का लेवल गोनाडोल रिलीजिंग हार्मोन के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी में इंक्रीज हो जाता है, और ये फीमेल के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चेंज देखने को मिलता है। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, ध्यान रखिए, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे बेटा, ये इन ग्रेन्युलोसा सेल से जब पॉजिटिव फीडबैक होता है ईस्ट्रोजन का, तो इसी दौरान इनिबिन बी रिलीज होता है, और ये इनिबिन, जैसा नाम है इनिबिन, ये इनिबिट करता है, ये इफेक्ट शो करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से इन गोनाडोट्रोपिन जो सेल्स हैं इनसे एफएसएच के सिक्रीशन को स्लाइटली इनिबिट करता है एज कंपेयर टू द सिक्रीशन ऑफ एलएच। इसी इनिबिन के कारण एफएसएच का सिक्रीशन स्लाइटली डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू एलएच। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब भी ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है तो एलएच 10 फोल्ड्स 10 गुना और एफएसएच 3 फोल्ड्स 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। ओके, तो एफएसएच कम और एलएच ज्यादा, इसी को बेटा एलएच सर्ज कहते हैं, और इसी एलएच सर्ज के कारण यहां पर मैच्योर फॉलिकल में बेटा ओवुलेशन होगा। मतलब कि इसमें चेंजेस होते हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे, जिसके कारण यह फॉलिकल रप्चर होती है। तो एलएच सर्ज किसके कारण होगा, तो आपको ध्यान रखना है ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ईस्ट्रोजन। और पॉजिटिव फीडबैक क्यों हुआ, क्योंकि फॉलिकुलर फेज के एंड पर ईस्ट्रोजन जो है अपने क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके कारण एक्सेसिव इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन कॉसेज द पॉजिटिव फीडबैक, और इसके कारण 3 गुना एफएसएच और 10 फोल्ड्स एलएच फीमेल के ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से अभी तक आपने ये जो स्टेप्स देखे, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, इन सारी स्टेजेस में आपके मेन रोल एफएसएच प्ले करता है, और टू अ लेसर एक्सटेंट एलएच आल्सो इन्फ्लुएंसेस इज हैविंग द इन्फ्लुएंस ओवर दिस फेज। और बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस पूरी फेज को, ओवरी में होने वाले इन चेंजेस को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो यहां पर नीचे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन चेंजेस को देख रहे हैं। तो यहां पर ओवरी में फर्स्ट 6 से लेकर 14th डे के बीच में फॉलिकुलर फेज ऑनसेट होती है। तो अभी आपने जो पूरी की पूरी फेज पढ़ी, इसमें आपने फॉलिकुलर फेज को पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ और क्या क्या आपने देखा, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमोडियल टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। लेकिन ये सब कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो पाया? मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड टू अ लेसर एक्सटेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में किसका सिक्रीशन हो रहा था? ईस्ट्रोजन। लेकिन थीकल सेल्स में
LH के इन्फ्लुएंस में एंड्रोजन सिंथेसाइज होते हैं और ये एंड्रोजन्स ग्रेनुलोसा सेल्स में एंटर होते हैं, जहां पर इन एंड्रोजन्स को FSH ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ा था कि मिड लेट फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होता है ईस्ट्रोजन का। लेकिन फॉलिकुलर फेज के एंड पर पहुंचते पहुंचते ईस्ट्रोजन का लेवल एक्सेस हो जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव फीडबैक होता है एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज और LH सर्ज होता है। LH का लेवल फीमेल ब्लड में बढ़ जाता है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में एक चेंज और देखने को मिला था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। इसी FSH के इन्फ्लुएंस में आपने देखा था इन फॉलिकल्स की ग्रेनुलोसा सेल्स में माइटोटिक डिवीजन इनिशिएट होती है और ये ग्रेनुलोसा सेल्स मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माइटोसिस इनिशिएट करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में FSH। और अगला रोल आपने देखा था यही FSH और LH के इन्फ्लुएंस में इस फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस होता है। तो ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फिर आपने देखा था कि यही जो FSH होता है, इसी FSH के इन्फ्लुएंस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस FSH द लिक्विड फॉलिकुलाई द लिपोप्रोटीनस सब्सटेंस स्टार्ट सिक्रेटिंग बाय दीज ग्रेनुलोसा सेल्स। जैसे आपने फॉलिकुलर फ्लूइड कहा या लिक्विड फॉलिकुलाई कहा था, विच इज फिल्ड इन एंट्रम, और एंट्रम वेल डेवलप्ड किस में पाई जाती है? टर्शरी फॉलिकल्स में। तो लिक्विड फॉलिकुलाई का फॉर्मेशन होता है। लिक्विड फॉलिकुलाई मतलब फॉलिकुलर फ्लूइड का सिक्रीशन फॉलिकुलर फेज में बढ़ता है इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, और एट लास्ट फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल से प्राइमरी जो oocyte था, प्राइमरी oocyte एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज, ये जो प्राइमरी oocyte था नाउ इट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte। इस स्टेप को भी हम देख लें कि फॉलिकुलर फेज की लास्ट स्टेज में प्राइमरी जो फॉलिकल था, प्राइमरी जो oocyte था, ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जरा देखें यहां पर, ये देखें। अब जो ग्राफियन फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल बना, ये कब बना बेटा? 13 to 14th डे, और 14th डे और 13th डे के बीच में ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ ईस्ट्रोजन का ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ड्यू टू विच देयर इज अ इंक्रीज इन LH एंड इंक्रीज इन FSH। FSH 3 folds और LH 10 folds बढ़ जाता है, अभी मैंने कहा था। तो FSH और LH की बढ़ी हुई जो अमाउंट है उसके कारण ये जो प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो गया था ड्यू टू oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ग्रेनुलोस फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो oocyte मैच्योरेशन फैक्टर है ये बेटा LH और FSH के द्वारा डिसॉल्व हो जाता है, और जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज थी उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इस ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के फॉर्मेशन के साथ ही FSH और LH के इन्फ्लुएंस में इंक्रीज अमाउंट के कारण, FSH और LH के इंक्रीज अमाउंट के कारण फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और इस मैच्योर फॉलिकल में प्राइमरी oocyte की जगह पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी इनिशिएट हो जाती है। लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होते ही मेटाफेज सेकेंड स्टेज में यह सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट हो जाता है। मैंने इसका रीजन oogenesis पढ़ाते समय भी बताया था, यहां पर मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है क्योंकि इस सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन फैक्टर होता है जिसे आप साइटोस्टैटिक फैक्टर कहते हैं। यह साइटोस्टैटिक फैक्टर जब तक एक्टिव रहता है तब तक मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि
सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में साइटोस्टेटिक फैक्टर एक्टिव होता है कैल्शियम की कमी के कारण। इसीलिए मेटाफेज सेकेंड स्टेज में मियोटिक सेकेंड डिवीजन अरेस्ट हो जाती है। और अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज होगा इस मैच्योर फॉलिकल से। कैसे रिलीज होगा इसे देखते हैं। लेकिन रिलीज होने से पहले ये सेकेंडरी oocyte किस तरीके से फॉर्म हुआ इसको देखें एक शॉर्ट में। ये रहा, हमने पढ़ा था, ये oogenesis पढ़ा था आपने। ये प्राइमरी oocyte था बेटा। ये प्राइमरी oocyte जो है इट नाउ अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट। इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी एफएसएच और एलएच के इंक्रीज होने पर, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर के डिसॉल्व होने पर। इससे एक पोलर बॉडी बनेगी जो सेकेंडरी oocyte की तुलना में बहुत छोटी होती है। ये सेकेंडरी oocyte बन गया। क्योंकि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन रिडक्शनल होती है तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने, जिसमें से एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होगी और इससे दो पोलर बॉडीज बनेंगी फर्दर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो लोअर मैमल्स होते हैं उनमें ये पोलर बॉडी जो है इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। लेकिन ह्यूमन में पोलर बॉडी डज नॉट अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड दिस पोलर बॉडी डीजेनरेट्स इन ह्यूमन। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन से एक पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये ग्राफियन फॉलिकल से फॉर्मेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ था उस सेकेंडरी oocyte में मियोटिक सेकेंड डिवीजन इनिशिएट तो हो गई थी, लेकिन ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है ये अभी हमने रीजन देखा था। ठीक है, अब यहां पर देखें, हमने पढ़ा था कि इस फॉलिकुलर फेस के एंड पर एलएच सर्ज होता है और इस एलएच सर्ज के कारण, एलएच सर्ज मतलब एलएच की अमाउंट 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है और इसी ड्यूरेशन में एफएसएच भी 3 फोल्ड्स बढ़ता है। तो ये जो एलएच का इंक्रीज्ड अमाउंट है इसके कारण ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ग्राफियन फॉलिकल, इसके चारों ओर वेस्कुलरिटी डेवलप होती है। ये आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, यहां पर वेस्कुलरिटी बढ़ती है। वेस्कुलरिटी इज इंक्रीज्ड अराउंड द ग्रेनुलोसा सेल्स और द ग्राफियन फॉलिकल्स, अराउंड द ग्राफियन फॉलिकल्स। और साथ में ये वेस्कुलरिटी बढ़ती है और वेस्कुलरिटी बढ़ने के साथ साथ ये जो एलएच हैं, इसी एलएच की इंक्रीज अमाउंट के कारण एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है कोलेजिनेज एंजाइम। कोलेजिनेज एंजाइम, ये कोलेजिनेज एंजाइम सबसे बाहर जो थीका एक्सटर्ना थी उस थीका एक्सटर्ना को बेटा कमजोर कर देता है, क्योंकि वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी थी और वो भी वाइट फाइब्रस। और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं? कोलेजन के। और इस एंजाइम का नाम हमने क्या बोला? कोलेजिनेज। तो ये कोलेजन की लेयर को डिसॉल्व करती है जिससे कि ये कमजोर होता जाता है लगातार। और इस एलएच के लगातार इंक्रीज होने के कारण, लगातार इस एलएच के इंक्रीज होने के कारण और एफएसएच के 3 फोल्ड्स इंक्रीज होने के कारण इस ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर लगातार कंटिन्यूसली एंट्रल फ्लूइड इंक्रीज होता है। तो इसका साइज बढ़ता जाता है कंटिन्यूसली एंट्रल फ्लूइड के सिक्रीट होने से। तो अंदर से भी प्रेशर पड़ रहा है फ्लूइड का, बाहर से ये लेयर कमजोर हो रही है थीका एक्सटर्ना की। साथ ही साथ ये कोलेजिनेज एंजाइम, ये देखिए, ये यहां पर ये कोरोना रेडिएटा था, ये जोना पैलिसोडा था, ये सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर जोना पैलिसोडा और इसके बाहर कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा के बाहर ये जो आपके ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, यहाँ पर इनके बीच में जितने भी कोलेजिनस टिश्यूज होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज, इन
सेल्स को, इन सेल्स की लेयर को और टिश्यूज को ये कोलेजनेज एंजाइम जो LH के इन्फ्लुएंस में एक्टिवेट होता है, ये यहां से इसको काट देता है, मतलब कि इसको डिसॉल्व कर देता है। और इस फ्लूइड के बढ़ने के कारण ये पॉपअप हो जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, जोना पैलेसोडा और कोरोना रेडिएटा ऊपर की तरफ पुश होते हैं और ये बाहर इस फॉलिकल की वॉल रप्चर हो जाती है। और इस वॉल के रप्चर होने से ये देखिए आप यहां पर, ये सेकेंडरी oocyte, बाहर जोना पैलेसोडा येलो कलर से और उसके बाहर ये ब्लू कलर से, ये है कोरोना रेडिएटा। ये पॉपअप होकर बाहर की तरफ रप्चर्ड फॉलिकल से बाहर आ जाता है और ओवरी की वॉल के डैमेज होने से, कि रप्चर होने से ये बॉडी की कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं ये पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाता है बेटा सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज सेकेंड स्टेज, जिसके बाहर जोना पैलेसोडा की लेयर है सिंगल और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर है। ये पेरिटोनियल कैविटी में पहुंचते हैं और पेरिटोनियल कैविटी में जो ओवरी होती है, उस ओवरी के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहे हैं फिमरी, ये फिमरी दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये ओवरी के ऊपर होते हैं और फैलोपियन ट्यूब से टर्मिनल पार्ट से इमर्ज आउट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब की जो मस्कुलर वॉल होती है उसमें पैरास्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, जिसके कारण इन फिमरी में ओपोसोबल मूवमेंट डेवलप होते हैं। ये एक पल्सेटिंग वेव डेवलप करती है, इस तरीके की ये पल्सेटिंग वेव, ये ऐसे 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 पल्सेटिंग वेव, जिसके कारण ये ओव्यूलेटेड जो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में है अलॉन्ग विद जोना पैलेसोडा एंड कोरोना रेडिएटा, इट नाउ enters or sucked inside the fallopian tube through ostium, which is present in infundibulum, and this secondary oocyte will now reaches into the ampulla of fallopian tube. ठीक है, तो ध्यान रखना ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में कहां पहुंच गया है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। ठीक है, ओके। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुकी है बेटा, रप्चर, और इसकी रप्चरिंग से क्या इवॉल्व हुआ, क्या रिलीज हुआ बाहर, सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज सेकेंड स्टेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ये ओवुलेशन दिख रहा है यहां पर। तो बेटा 14th डे और 15th डे के बीच में या 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस फेज को ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ओवुलेटरी फेज किसके कारण होती है बेटा, LH सर्ज के कारण। नाउ आफ्टर दिस ओवुलेटरी फेज, द लास्ट फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ल्यूटियल फेज, अब इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल पर या उस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का जो फेट है, जो फ्यूचर है ओवरी के अंदर, इसे हमें देखना है। हेयर द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज सीन। ये फॉलिकल है, फॉलिकल की रप्चरिंग हुई और ये रिलीज हुआ बेटा सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज सेकेंड स्टेज along with Jonah pellucida and corona radiata, and this process is called as ovulation, which undergoes under the influence of LH. Ovulation के लिए कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है, LH। और हमने अभी पढ़ा था अंडर द LH सर्ज ड्यूरिंग ओवुलेशन द ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम हाईली वेस्कुलर, और वेस्कुलरिटी बढ़ गई थी LH के इन्फ्लुएंस में, और ये जो वेस्कुलर ग्राफियन फॉलिकल था इसकी रप्चरिंग हुई। रप्चरिंग होने समय जो ब्लड कैपिलरीज थी ये रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड रिलीज होता है और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के बीच में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। इसे कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। तो आफ्टर ओवुलेशन किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉर्पस हीमोरेजिकम का। साथ ही साथ इस दौरान जो LH हार्मोन होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH इन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल की इन मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, इन सेल्स के अंदर येलो कलर का ल्यूटिन नाम का पिगमेंट LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में
सिंथसाइज होता है। इसे ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। तो ल्यूटिनाइजेशन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। येलो कलर के ये पिगमेंट इन मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स में जब फॉर्म हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसीलिए हम ओवेरियन साइकिल की 15 से लेकर 28th डे के ड्यूरेशन को ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसका मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा स्टेज 15 डे से स्टार्ट हो गया? ल्यूटियल फेज। और इस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है? एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड टू अ लिटिल एक्सटेंट इट आल्सो सिंथसाइज और सिक्रीट ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन मेनली रिलीज होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज मेनली मेंटेन्ड बाय एलएच एंड आल्सो मेंटेन्ड बाय एफएसएच। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच भी मेंटेन करता है और एफएसएच भी, लेकिन मेनली कौन मेंटेन रखता है इसको? एलएच। तो यहां पर गलती नहीं करनी है। अगर मेनली पूछा तो एलएच आंसर देना है, और यदि पूछा कौन मेंटेन करता है तो आंसर में दोनों देने हैं, एलएच भी और एफएसएच भी। लेकिन अब आप देखिए, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था इसमें दो स्टेज हुई। एक तो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में बेटा फैलोपियन ट्यूब के एम्प्ला में पहुंच गया था, अभी हमने देखा था। अब फैलोपियन ट्यूब में ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका फेट देखते हैं, इसका फ्यूचर देखते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका फ्यूचर फैलोपियन ट्यूब के एम्प्ला में क्या है। ये डिपेंड करता है बेटा फर्टिलाइजेशन पर। यदि फर्टिलाइजेशन होगा, इसका मतलब इफ द एंट्री ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी oocyte देन द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट। और हमने पढ़ा था सेकेंड मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होते ही मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से इंडिविजुअल डेवलप होगा, मींस प्रेगनेंसी ऑकर होगी। ठीक है। लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट ऑकर्स, यदि स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte को अवेलेबल नहीं होता फैलोपियन ट्यूब के एम्प्ला में, तो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा। और ये जो डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte है ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग के साथ फीमेल बॉडी से बाहर एग्जिट आउट हो जाता है। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर चेंजेस विच आर गोइंग इन द ओवरी। और ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल में जब रप्चरिंग हुई तो उसके बाद जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट था उसमें सबसे पहले कॉर्पस हीमोरेजिकम बना। अभी हमने देखा था कॉर्पस हीमोरेजिकम नाउ कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजेशन। और this corpus luteum is the main source of progesterone and to a little extent estrogen is also synthesized। अब ये जो corpus luteum है इसका जो फेट है, इसका जो भविष्य है, ये निर्भर करता है if the pregnancy occurs or not। यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होगी। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे तक मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम मेन सोर्स था बेटा किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। इसका मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15th डे से लेकर 22 डेज होगा तो उस दौरान फीमेल के ब्लड में हाईएस्ट पीक लेवल पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और सेकंड नंबर पर ईस्ट्रोजन। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी दौरान इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेनली कौन मेंटेन करता है? एलएच। इसका मतलब एलएच का लेवल भी 15 से 22nd डे तक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एफएसएच, क्योंकि मेनली एलएच मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और एलएच ही मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 15 से 22 सेकेंड डेज तक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फीमेल के ब्लड में एलएच
कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूसली सीक्रेट होगा और फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस ड्यूरेशन में हाई बना रहेगा। अब यहां पर दो कंडीशन है। यदि कॉर्पस प्रेगनेंसी नहीं होती, सबसे पहले हम देखें प्रेगनेंसी नहीं होती, इफ द प्रेगनेंसी डू नॉट ऑकर्स देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजेनरेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बेटा मेन सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन का, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में जरूरी होता है। इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, उस मायोमेट्रियम लेयर में कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसमें सिक्रेटरी एक्टिविटी को प्रमोट करता है और उसके एडेसिव नेचर को बनाए रखता है, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच रहता है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए तो फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के फॉल होते ही फीमेल के यूट्रस के मायोमेट्रियम में लगातार कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, जिसके कारण जो अटैच्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इट विल गेट डिटैच्ड एंड द एबॉर्शन विल ऑकर। इसका मतलब यदि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए तो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान यदि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए तो इसका मतलब इट मे लेड्स टू एबॉर्शन ड्यू टू द फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। लेकिन इफ द प्रेगनेंसी डू नॉट ऑकर्स then there is no need of progesterone and no need of corpus luteum, hence it get degenerated. It start degenerating from 23rd day of menstrual cycle and it completely degenerate up to 28th day of menstrual cycle, and this degenerated corpus luteum remains in ovary in the form of white scare, एक white thread के रूप में, एक वाइट धब्बे के रूप में ओवरी में रह जाता है। इसी वाइट स्केयर को कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन से क्या बनता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन इफ नो प्रेगनेंसी देन द कॉर्पस एल्बिकन्स इज फॉर्म्ड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, if the pregnancy occurs, yes, if the pregnancy occurs, then to maintain the pregnancy, to maintain the level of progesterone, the corpus luteum has to be remain. इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम 28th डे तक बना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28th डे तक इस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन रखता है? तो आप कहेंगे, you will answer LH, maintains the corpus luteum up to 28th day of menstrual cycle. लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी ऑकर हो गई है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को आगे भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान बने रहना होगा, क्योंकि इट इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद भी ये कॉर्पस ल्यूटियम 9th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस कॉर्पस ल्यूटियम को HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मेंटेन रखता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको याद रखना है। अप टू 9 मंथ द कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय HCG। अब ये HCG कहाँ से आया? तो आपको याद रखना है कि 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द 14th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन कौन से डे में हुआ था? ओवुलेशन के बाद 14th डे में। तो 14th डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के, क्योंकि 24 आवर्स तक ही ओवा
फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रहता है और उसी दौरान यदि स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ओवुलेशन कब हुआ था? 14th डे में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में। तो 14th डे के बाद प्लस 14th डे कर दें तो कितना हो जाएगा? 28th डे। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के 14 दिन के बाद, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28th डे में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और उसी प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के दौरान अप टू 9 मंथ। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा, सेवरल टाइम इट इज आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम मेनली 3 और 4 मंथ तक HCG के द्वारा मेंटेन रहता है। क्योंकि बेटा 3rd और 4th मंथ के बाद प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है एंड प्लेसेंटा इटसेल्फ स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। सो देयर इज नो नीड ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 3rd or 4th month of pregnancy because the progesterone is now secreted from placenta and placenta is a nutritive barrier between developing fetus and mother। तो इसीलिए यदि 3 या 4 मंथ के बाद यदि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट भी हो जाता है तो एबॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉर्पस ल्यूटियम 3 और 4 मंथ के पहले, प्रेगनेंसी के 3 या 4 अर्ली 3 और 4 मंथ के पहले या अर्ली 3 और 4 मंथ के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के 3 और 4 मंथ के दौरान यदि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, इट मे लेड्स टू एबॉर्शन ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरोन लेवल। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूसली 9 मंथ तक जरूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो अब आपको क्लियरली याद रखना है, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। Corpus luteum up to 28th day of menstrual cycle is maintained by LH and this corpus luteum is maintained up to 9 month of embryonic development by HCG। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, if the corpus luteum get degenerate before 3 or 4 month of pregnancy then abortion will occur, and if the corpus luteum degenerate after 3 or 4 month of pregnancy then the abortion will not take place, the pregnancy will remain continuous। So the last phase of the menstrual cycle in ovarian cycle is luteal phase which lasts from 15 to 28th day of menstrual cycle। तो आपने देखा इस ल्यूटियल फेज में मेजर आपके जो प्रिंसिपल हार्मोन था विच इज इन्फ्लुएंसिंग दिस ल्यूटियल फेज इज LH। और इस ल्यूटियल फेज में क्या हुआ था? ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। और इस कॉर्पस ल्यूटियम पर कौन मेनली इन्फ्लुएंस करता है? LH। और इस LH के इन्फ्लुएंस में इस कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होता है अलॉन्ग विद ईस्ट्रोजन? प्रोजेस्टेरोन। So during 15 to 22nd day of menstrual cycle the level of progesterone in the female blood is higher along with LH as compared to FSH and estrogen। तो हम एक बार एट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज को क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट 6 to 14 डेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं, 14 to 15 डेज को ओवुलेटरी फेज और 15 to 28 डेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। बेटा हमने फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ा था। प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी एंड देन इनटू मैच्योर फॉलिकल्स।
और फॉलिकुलर फेज में जो मेन इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन था वो था एफएसएच, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट एलएच इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्ट और कॉसिंग द इफेक्ट ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. LH is mainly responsible for the formation of androgen in the thecal cells, and FSH is responsible to convert this androgen into estrogen in granulosa cells under the influence of enzyme aromatase. दूसरा आपने पढ़ा था कि FSH causes mitotic division in the granulosa cells, due to which multiple granulosa cells layer is formed during the follicular phase, and under the influence of this FSH, in these granulosa cells the estrogen is produced and the follicular cells forms the estrogen, and under the influence of this hormone FSH, the antral fluid secretion is also seen during the follicular phase, and during follicular phase the primary oocyte get converted into secondary oocyte in mature follicle at the end of the follicular phase. Ovulatory phase occurs under the influence of LH surge, while during the luteal phase the Graafian follicle forms corpus hemorrhagicum, then corpus luteum, and all these activity is controlled by LH, and this LH maintains the level of progesterone, and this progesterone is secreted from corpus luteum. तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवरी में ये 3 स्टेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती हैं. इन्हीं को आप साइक्लिक चेंजेस या ओवेरियन चेंजेस कहते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो है यूट्राइन चेंजेस, जिसे हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. थैंक यू.